तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में क्या है यहाँ पे कि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब सबसे पहले समझते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि अब जैसे कोई गाड़ी है ना, तो गाड़ी को हम ना हमेशा सर्विसिंग करवाते रहते हैं, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते रहते हैं। वैसे ही बॉडी को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो उसमें फ्यूल चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। वैसे ही बॉडी को अगर रन करना है हमें तो हमें फूड चाहिए। अब वो फूड कैसे काम करता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, ऊपर वाले ने क्या सिस्टम बनाया है, वो तो हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम मेन मुद्दों की बात करेंगे कि अगर आप भोजन खा रहे हैं, फूड को ले रहे हैं, ये आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। आपके बॉडी के अंदर ये जो फूड है जो कंज्यूम होता है उसको हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ना केवल ब्लड का होता, बाकी बहुत सारी चीज़ों का होता है। अगर हम सांस ले रहे हैं मतलब ब्रेथ ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन हो गया, और ये अपना रिप्रोडक्शन तो खैर है ही है, और साथ ही साथ आपका एक्सक्रीशन हो गया, यानी कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो आपका हो गया यहाँ पे। तो ये सारी एक्टिविटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेस जरूरी है वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम मिनिमम बात करते हैं। हम इतना बात करते हैं कि अगर कोई जंगल में भी रह रहा है तो उसके साथ भी वही फंक्शन है, कोई पहाड़ पर रह रहा है तो उसके साथ भी वही फंक्शन है, और कोई अगर महल में रह रहा है, घर में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है तो उसके लिए भी सेम फंक्शन होगा। अब एक्स्ट्रा अगर किसी को बोले कि सर लाइफ प्रोसेस में हम एसी चला के रह रहे हैं, क्या लाइफ प्रोसेस का पार्ट है? ये नहीं है। सर हमें गाड़ी में ही चलना है, पैदल नहीं चलना है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है? ये नहीं है। जो आपकी बेसिक नीड है, आपकी बॉडी की नीड है यहाँ पे। तो जैसे न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन व्हाट? ऑब्टेनिंग फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट। रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। और एक्सक्रेशन की बात करते हैं, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ये सारी चीजें क्या है कि रटने वाली चीजें नहीं है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना, ये चीजें आपके बॉडी में ही बचपन से हो रहा है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब आप जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे फोकस करोगे तो आपको चीजें समझ में आती चली जाएगी। जैसे कि अब हम बात करते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। अब न्यूट्रिशन में बहुत सारे फल फ्रूट्स आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पर। मल्टीविटामिन्स के लिए खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। ये देखो मीट भी यहाँ पर लिया है, बहुत सारे फ्रूट्स भी लिया है, बहुत सारे ग्रेन्स भी यहाँ पर हमने दिया है ना, ऑयल भी यहाँ पर दिया है। अब देख सब कुछ दिया है। एक सवाल ये आता है कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब? कुछ भी खा लेंगे न्यूट्रिशन होगा क्या? कुछ भी खा लेंगे न्यूट्रिशन होगा? तो देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब आप देखिए आप क्या खाते हैं एक अलग मुद्दा है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने बैक में देख लिया था। अब यहाँ पर देखिए, एनर्जी की जरूरत सबको होती है। विदाउट एनर्जी आप कोई भी लाइफ प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। इवन हमें जिंदा रहने के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एनर्जी हमें मिलता है फूड से। तो एक्चुअली में जो फूड हम लेते हैं, इस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कोई ऐसी दवाई आ जाए या कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे कि आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाए, तो आपको फूड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात को समझिए, हमें फूड लेना मजबूरी है, क्योंकि बिना फूड लिए हमारे पास एनर्जी नहीं आएगी ना। ये हमारे घर का राशन है। ये जैसे हमारे घर का राशन होता है, अब हम फूड ले रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, फिर ये बर्न करता है,
तब वहां से जाके एनर्जी कन्वर्ट, उसमें भी फूड जो हम खाते हैं वो बड़े छोटे छोटे और ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, चाहे वो स्टोमिक के आगे हम बात करेंगे या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, समथिंग किसी की भी हम बात करेंगे, तो वो छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है और मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये पूरा का प्रोसेस जितना होता है ये सारा इंटीरियर होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, तो हमें इस चीज के कभी पता नहीं चलता, जानकारी नहीं होती यहाँ पे। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हेल्दी होते हैं, जैसे कि अब अनिल कपूर को देखो, अनिल कपूर की एज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 60+ है, 60 साल से ऊपर है ना। आप सनी देओल का देख लीजिए, 65 67 के आसपास की एज चल रही है। वही एज अगर आप किसी अपने सोसाइटी में किसी को देखोगे तो वो एजेड दिखेगा। आखिर क्या फर्क होता है? तो ये न्यूट्रिएंट्स का अपना कमाल होता है। इतना छोड़ो, अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, मतलब कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, कईयों का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, या कई ऐसे होते हैं जो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी को एक पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, आप रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं, इवन आलू की बात करते हैं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आपके बॉडी के अंदर मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके बॉडी के अंदर और भी मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम यहाँ देखेंगे। तो वो चीज़ें हमारी बॉडी को रन करता है ना। हम एसी की सर्विसिंग हर बार कराते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, सब चीज़ सर्विसिंग कराते हैं। इवन एक मोबाइल को भी चलाने के लिए आपको बीच बीच में उसके अंदर की चीज़ों को साफ करना होता है, कई बार सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, रेगुलर चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही बॉडी के अंदर भी कुछ जरूरी चीज़ें होती है। और रॉ मटेरियल जो होते हैं वो एंजाइम एंड हार्मोन्स के लिए होता है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि एंजाइम बेसिकली हार्मोन्स का एक बड़ा रोल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और वो सीक्रेट करते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब केमिकल्स को, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे आगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले यहाँ पर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए न्यूट्रिशन में बेसिकली जो है यहाँ पर जो टाइप्स हमें पढ़ना होता है, एक तो आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना होता है जिसमें आप सेल्फ फीडिंग की बात करते हैं, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है केवल और केवल उस कंडीशन में कहते हैं जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद सिंथेसिस करता है, मतलब खुद बनाता है। कोई इंसान लोग सोचते हैं कि अपना भोजन तो हम भी खुद बना लेते हैं, हम भी ऑटोट्रॉफ में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। हमने टेस्ट को चेंज किया, हमने उसके आप ये कहिए कि टेस्ट बदलने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया है, बट अब हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तब आते जब कोई इंसान होता है, किसी के सर पे मटर का पौधा होता है, जैसे मैंने कहा था, किसी के सर पे गेहूं का होता है, किसी के सर पे कुछ कुछ ऐसा होता है, तो हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जाएगा। तो आज की डेट में जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, जिससे स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, खाली प्लांट ही ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, और कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। तो ये नाम देखिए, कुछ एल्गीज हैं, बैक्टीरिया हैं जो आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनके पास होता है, और वो अपना फूड खुद फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस आगे हम अभी देखेंगे, ध्यान से एक एक चीज देखेंगे। और इन्हें हम प्रोड्यूसर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग्स हैं वो सारे डिपेंड करते हैं इनके फूड। सोचो धान ना होता, गेहूं ना होता, सब्जियां ना होती, बहुत सारी चीजें नहीं होती, है ना, तो फिर हम क्या खाते? सोचने वाली बात है ना, क्या खाते हम? और ना केवल फूड की बात करते हैं, बल्कि इन प्लांट से हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी वजह से भी तो हम जिंदा है ना। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर है कि ये डिपेंड हम करते हैं फूड के लिए भी और बाकी चीजों के लिए यहाँ पे। इसलिए बोलेगा प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बेसिकली प्लांट्स की हम बात करेंगे, वो सारे के सारे हमारे ऑटोट्रॉफ्स में जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना होता है वो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जैसे हम लोग साइंस की भाषा में तो हम जानवर हैं, ह्यूमंस को एनिमल कैटेगरी में रखा जाता है ना।
तो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। एक आपका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है तो समझते हैं थोड़ा। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इंजेशन एंड डाइजेशन, हम दोनों ही बात करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं, फ्रॉग्स की बात करते हैं। आप क्या करते हैं, इंजेशन, सबसे पहले तो आप इंजेक्ट करते हैं फूड को, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसमें डिपेंड ऑन होस्ट, है ना, टेप वॉर वगैरह जो होते हैं, बाकी चीजें, मतलब होस्ट पे डिपेंड करता है। पैरासाइट इसको बोलते हैं। जैसे जू वगैरह जो हमारे सर में होता है वो हमारे बॉडी में ही होता है, तो हम हो गए होस्ट और हमसे ही न्यूट्रिशन वो ले रहा है। तो कई बार मजाक में कई लोग बोलते भी हैं कि जब आप कामयाब नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं और एक समय तक आप पढ़ते ही रहते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो पेरेंट्स ये जो बच्चे होते हैं वो कई बार पैरासाइट का काम करते हैं, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। सेपरेट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। सड़े गले मरे जितने भी चीजें होंगी ना, वहां से जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फीड करेंगे उसको हम लोग सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जानेंगे। जैसे फंजाई वगैरह, मशरूम वगैरह हो गया, ये सारे हो गए यहाँ पे। द नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर दुनिया में नहीं होता तो जीवन का अस्तित्व ही आप ये समझ लो ना के बराबर होता, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो अपना फोटोसिंथेसिस की कहानी है, आप ध्यान से देखिए, ये 4 चीजें चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ये जितने भी प्लांट आपको दिखते हैं इन सारे के सारे प्लांट्स में आप देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो पहली चीज इसी के पास हो गया क्लोरोफिल, जिसकी हम बात करें यहाँ पर, दिस वन। ये क्लोरोफिल जो है ना, ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं। और ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, है ना, तो इनका काम क्या होता है बेसिकली, तो इनका जो वर्क होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बहुत बार मन में सवाल आता है आखिर क्लोरोफिल का यूज क्या है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर मिनरल मतलब H2O। भी इसका समझ में आता है कि H2O बनाने में क्या काम आएगा, है ना, CO2 का भी समझ में आता है कि चलो यूज हो रहा है यहाँ पे, सनलाइट का भी समझ में आता है, बट एक्चुअली में क्लोरोफिल का क्या यूज है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि विदाउट क्लोरोफिल आप सनलाइट को यहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ध्यान समझिए, ये जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बता रहा हूं। दूसरा आपका है सनलाइट, तो ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द प्रोसेस। भाई आपका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा वो एनर्जी आप कहां से ले रहे हो, आप एनर्जी सन से ले रहे हो। सिंपल तरीके समझिए यहाँ पे। और तीसरा आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हम लोग स्टोमाटा से लेते हैं। जो पत्तियां होती है कुछ इस टाइप का यहाँ पर बना होता है, इस टाइप का बना होता है, और यहाँ पर गार्ड सेल लगे होते हैं, इस टाइप का होता है, और ये आपका स्टोमाटा होता है। जो अपना स्टोमाटा होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं। एक्सचेंज ऑफ, पूछता है सवाल यहाँ पर, कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, राइट द वर्क ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा काम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब आपका CO2 यहीं से एंटर करेगा और O2 आपका यहीं से बाहर। और दूसरी चीज अगर बात करें यहाँ पर, तो ये ट्रांसपीरेशन का भी काम करता है, जहां पर जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। 2 वर्क यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये गार्ड सेल होते हैं यहाँ पे, ये गार्ड सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, है ना, स्टोमाटा कंट्रोल करते हैं यहाँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने आपको बता दिया। यहाँ पर वाटर का बता दिया यहाँ पर कि एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी के अंदर जो है जो H2O होता है तो उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ये जो जड़ें होती है, जो रूट्स होता है वो इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है यहाँ पे। और इस तरीके से आपका ये फोटोसिंथेसिस का पूरा इक्वेशन बन के तैयार होता है, जिसमें हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। अब जैसे कि अब डेफिनेशन में हम लिखते आए हैं, द प्रोसेस इन विच green plants synthesis their own food by using the raw materials, the 4 materials लिख सकते हैं, sunlight, CO2, H2O and with the help of chlorophyll, इस तरीके से जो known as photosynthesis। तो आप बहुत सारे तरीके से फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशंस को दे सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा जो आपका NCERT का था, दैट विल बेस्ट फॉर यू एज ए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अगले क्लास में
मैं एनसीईआरटी से ही आपके बायोलॉजी की चीज़ों को करवाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है 6CO2। अभी तो 6CO2 छोड़ दो, ये तो बैलेंस करने वाली बात हो जाती है ना यहाँ पे। तो देखिए, एक तो आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपने ले लिया, H2O आपने ले लिया यहाँ पे, और इस एरो पर ही आपको यहाँ पर क्लोरोफिल लिख देना है, और नीचे यहाँ पर सनलाइट लिख देना। मान लो यहाँ पर मान लो सनलाइट लिख दिया, और यहाँ मान लो मैंने क्लोरोफिल लिख दिया। तो ये चार चीजें यहाँ पर आपकी हो गई। ये CO2 और H2O जब कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर जो है आपका ये देखो C6H12O6, ये आपका जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन बनेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद बात है ये ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम अपने रिस्पिरेशन में करते हैं, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है ना। और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी बैलेंस करने की चीज है, तो आप नॉर्मल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि जो क्लोरोफिल का इस्तेमाल यहाँ पर है, ये केमिकल रिएक्शन में नहीं है। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो हमारी मजबूरी है क्लोरोफिल को रखना। तो इसीलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, केवल वही फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, क्या सिग्निफिकेंस होता है आपके फोटोसिंथेसिस का? तो ये देखिए, प्रोवाइड करता है फूड, और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करता है, जितने भी ऑल लिविंग बींग्स होते हैं। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग CO2 एंड O2 बैलेंस इन नेचर। तो हमारे नेचर में आपका CO2 और O2 को जो बैलेंस करने का जो एक मेजरमेंट आप कह सकते हैं, वो हमारा फोटोसिंथेसिस एक हेल्प करता है। जितना ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स होगा, जितना ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन का, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। अभी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में क्या रोल होता है ऑक्सीजन का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं। अब इंसानों की बात करते हैं। हम खुद एक इंसान हैं, और अब से इस बारे में मेरा सजेशन ये होता है विद्यार्थियों से कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो केवल इसलिए मत पढ़ो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप इसलिए पढ़ो जो आपके डे टू डे लाइफ में आता है। मान लो हम खाना खा रहे हैं, तो हमने खाना उठाया ऐसे करके और इसे मुंह में डाला ऐसे करके। जैसे मुंह में डाला तो चबाए, जब चबाए तो सोचो जरा आपके मुंह में कितने दांत हैं, जीभ क्या काम कर रहा है। अगर आप कोई मतलब ऐसे टेस्टी चीज़ों को देखते हो, खट्टी चीज़ों को देखते हो, तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। लाइबा का क्या काम होता है, कैसे मुंह में लार आता है। फिर जब खाना खाते हैं तो कैसे ओसोफेगस पाइप से यहाँ से वो स्लिप करता हुआ जाता है, फिर वो बॉडी के अंदर कहाँ जाता है, आपके लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फील करना होगा, लेकिन वो सिस्टम जो है डाइजेशन में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल हम न्यूट्रिशन की केवल बात करते हैं। तो देखिए, फूड हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। एक सवाल आता है कि हमें फूड चाहिए, वाई, क्यों चाहिए फूड? टेस्ट लगता है इसलिए? केवल जीभ के लिए? बिल्कुल नहीं भाई। अगर जीभ के लिए केवल खाना है तो लोग बहुत कुछ खा लेते हैं। आप मुझे बताओ, ड्रग्स लोग खा लेता है, शराब पी लेता है, क्या उसको न्यूट्रिशन बोलेंगे? नहीं। जो बॉडी को नीड है वो दीजिए। अब गाड़ी हमारा जो है डीजल पेट्रोल पे चलता है, हम उसे किरोसिन तेल पे चलाएंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगा वो। तो वैसे ही यहाँ पे हमें कैसा फूड चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस एंड न्यूट्रिशन, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरत है वो जरूरी है। हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा लेंगे, उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बॉडी का फॉर्मेशन किया है। पहले उन्होंने मुंह बनाया होगा, बोले मुंह चबाएगा, तो आराम से बोला चलो इसका एक शरीर बनाओ जिसे मुंह चबाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर करने वाला होगा बोला होगा कि मुंह तो चबाएगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ से? बोला गले से जाएगा। बोला गले से जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा चिकना बनाओ, फिसलते हुए जाएगा ना। बोला हाँ ठीक है, थोड़ा चिकना ही दो। फिर उसके बाद वो फूड कहाँ जाएगा? तो स्टमक में जाएगा। फिर तो एक एक बारीकी से ऊपर वाले ने इतनी फुर्सत से बॉडी के फॉर्मेशन दिया है, इतने सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर है, हार्मोन्स हैं, जो अपने आप में पूरा साइंस, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग ही है। तो फूड प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। ध्यान दीजिएगा, आप बिना फूड के आपको बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और सबसे बड़ी बात आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जो लोग भूखे होते हैं या जिनके मतलब बहुत दिन से देखते हो फास्टिंग वगैरह में रहते हैं, तो उनका बॉडी थका थका सा रहता है। आप भी सुबह से खाना मत खाओ, रात तक खाते थे आपको भी थकान हो जाएगी। और दूसरा क्या है, बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ये हेल्दी सोर्स हैं आपके न्यूट्रिएंट्स के।
कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स मैं आपको बता रहा हूं, और आप सभी को जो है यहाँ पे इस कार्बोहाइड्रेट या फैट्स या विटामिन के बारे में मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली में हमें कैसा खाना है। तो क्या करते हैं कि फास्ट फूड खा लेते हैं, दबा के चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, पिज्जा खा लेते हैं, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, पूरा पेट भर लेते हैं, डकार ले लेते हैं, एकदम मस्त हो जाते हैं, रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं, उनको हैबिट में चला जाता है। अब बॉडी कहता है कि भैया हमें चाहिए विटामिन, बॉडी कहता है हमें चाहिए प्रोटीन, बॉडी को नहीं दे रहे हैं। बॉडी भी क्या करेगा एक समय के बाद, तो जो फंक्शन होता है वो काम रुक जाता है, और जब काम वो रुक जाता है तो एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि मोटापा आ जाना, बीमारी आ जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाना। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहले नाम सुन लेते हैं, याद रखिएगा। पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया, पीछे चलते हैं, फैट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, और आपका मिनरल हो गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बॉडी को डे टू डे लाइफ में चाहिए। अब इसके सोर्स क्या है हम वो देख लेते हैं। अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी का मेन सोर्स है, जैसे कि आपका राइस, आपका व्हीट और आपके पोटैटो। और हमारे खान पान में ध्यान से देखोगे तो तीनों ही चीजें प्रचुर मात्रा में हम लोग खाते हैं, है ना। चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, है ना, आलू की कितनी सारी सब्जियां बनती है, पराठे बनते हैं, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं यहाँ पे। यानी कि एनी हाउ हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा जो फूड है, हमारा जो इंडियन जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये चीजें हैं, है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, अलग अलग रूप में लोग लेते हैं, हमारा तरीका थोड़ा अलग, उनका तरीका अलग हो सकता है खाने पीने का, बट ये मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, दूसरा बात करते हैं फैट। फैट का मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में होता है कि नहीं फैट का मतलब ये है कि जी कि अब ऐसा है ना कि मोटापा है उसी को फैट कहते हैं, वो तो एक अलग टाइप का फैट हो गया। हम जिस फैट की बात कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर कुछ चाहिए। कई लोग एकदम दुबले पतले से होते हैं, मतलब कुछ नहीं है, तो वहां भी फैट की जरूरत होती है। तो एक बैलेंस डाइट में फैट कहाँ से मिलेगा, ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है फैट, आपका बॉडी को गर्म रखता है। यहाँ पे ऑयल, बटर, इनसे हमें फैट मिलता है। आजकल तो इतने सारे क्या बोलते हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं वो गली गली पहुंच के इतना दिखाते हैं, इतने सारे बटर लगा लगा के पराठा दिखा रहे हैं, और खासकर आजकल जो पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे गलत तरीके का फैट हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। बट एक्चुअली में सरसों का तेल हो गया या नारियल तेल भी कई लोग यूज करते हैं साउथ में खाने पीने के लिए, नॉर्मल बटर हो गया आपका, इससे आपका एक मात्रा होनी चाहिए जिससे कि आपको फैट आपके बॉडी में मिले। प्रोटीन बहुत जरूरी है, प्रोटीन बहुत इसेंशियल है। ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, रिपेयर करता है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, अंडों से मिलता है, और हमें दाल से मिलता है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट 2017 का आप देखिए या 2015 का देखिए तो आपको पता चलेगा भारत में बहुत बड़ी आबादी है जिनके बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है। शायद आप और हम भी अगर अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन के मेजरमेंट के लिए एक चेकअप करवाएं तो हमें भी देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर भी उतना प्रोटीन नहीं ले पाते हैं जितना जरूरत होता है। साइंस के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट होता है उतना ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना होता है। जैसे अगर मान लो मेरा वजन 65 का है, 64 का है, तो मुझे रोज 64 या 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, तो आप इसके लिए दूध पी सकते हैं, आप इसके लिए दाल खा सकते हैं। बट अब दाल में भी देखो क्या है कि अब मान लो 250 ग्राम दाल मान लो किसी घर में बनता है, अब 250 ग्राम दाल के बाद जो है उसके अंदर मिक्स किया जाता है और आपको एक बॉल यानी एक कटोरी दाल मिलता है। एक कटोरी दाल में कितना ही आपको प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर मिल जाएगा। प्रोटीन का इतना बड़ा रोल है कि मैंने खुद देखा है कि 2 भाई थे, अभी भी हैं, मतलब विदेशी हैं, एक ने रेगुलर प्रोटीन खाया, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन पाउडर जो नेचुरल सोर्स होता है वहां से, क्योंकि हमारे भोजन से तो उतना मिल नहीं पाता है। और दूसरा जो भाई था वो प्रोटीन नहीं खाता था, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही खाता था। दोनों की एज जब 50 या 55 पहुंची तो जो प्रोटीन रेगुलर दोनों जुड़वा भाई थे, जो प्रोटीन ले रहा था वो 35-40 साल का दिख रहा था, और जो प्रोटीन नहीं ले रहा था वो यकीन नहीं करोगे वो लगभग 60 साल से 65 साल का दिख रहा था, एजेड दिख रहा था। एक अंकल दिख रहा था और एक जो है उसका मतलब उसका छोटा मतलब बेटा टाइप का कहिए या छोटा भाई कहिए, छोटा भाई लग रहा था। इतना फर्क आ गया था। तो अभी क्या है कि लोगों को समझ नहीं आता है, प्रोटीन आपके एज को रोक देता है। सेंस क्या, आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है,
प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ग्रोथ का काम करता है, और सबसे बड़ी बात रिपेयर का काम करता है। अब हमारे बॉडी के अंदर ना जो सेल्स होते हैं वो रेगुलर डैमेज होते रहते हैं, अब उसको फिर से रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की नीड होती है, ठीक है। इसीलिए अपने डाइट में 1 गिलास दूध हर व्यक्ति को लेना चाहिए, अगर वो अंडा नहीं खाता है तो। बाकी दाल वगैरह तो हमारे खान पान में मिलता ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ क्या है ना कि जो हम खाना बनाते हैं इसको बड़े गलत तरीके से बनाते हैं। अब जितने भी प्रेशर कुकर में हम दाल वगैरह बनाते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो हम उसको एक्चुअली में पकाते नहीं हैं, हम उसको तोड़ते हैं। प्रेशर कुकर है ना, उसके अंदर एयर का वैक्यूम के लिए क्रिएट करके उसको ब्रेक करते हैं, उसके जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जितने प्रोटीन्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। एक डेटा कहता है कि आप जो प्रेशर कुकर वगैरह में जो भी दाल वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर आउट ऑफ 100 आप ये मान के चलिए कि लगभग डेटा के हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 15 से लेकर 20 मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। आई थिंक ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 100, यानी कि अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम में 15 से 20 ग्राम के आसपास ही आपको डिलीवर हो पाता है। बाकी का यहाँ पर जो आपका 80% के आसपास है, 80% आपका यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। सोचो इतनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उस पैसे से दाल खरीदते हैं, उस पैसे से हम वो चीज़ें खरीदते हैं कि हमें और हमारी फैमिली को वो चीज़ें मिल पाए, लेकिन केवल गलत तरीके खाना बनाने, गलत तरीकों से हमारे बॉडी तक एक्चुअली पहुंच नहीं पाता, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो आपका पैसा यहाँ वेस्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप खा रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, आप प्रेशर कुकर या नॉर्मल बना सकते हैं, आप तांबे के बर्तन में बनाइए, बेस्ट पार्ट है कि आप मिट्टी के बर्तन में बनाइए। साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं। वो आपको भरपूर मात्रा में आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स देगा, मतलब आपके पैसे का सही इस्तेमाल होगा। और आज की डेट में इतने सारे प्रोटीन की कमी का जो डेटा आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने खाना बनाने के तरीका को ही बदल दिया है। पहले हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना बनता था, पीतल और तांबे के बर्तन में खाना बनते थे, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, है ना। अब उससे क्या है कि लोग बीमार कम पड़ते थे, अब लोग स्वस्थ भी रहते थे। अब तो एक और बड़ा फैक्टर है कि जो खेती हमारी हो रही है उसको फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इतने सारे हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इतने हार्मफुल है। तो वो तो खैर है ही, वहाँ जो बचा खुचा है हम यहाँ खत्म कर देते हैं। तो ले दे के समझ लो कि हम केवल बेस्ट ही ले रहे हैं और कुछ नहीं हमें मिल रहा है। पर ठीक है, विटामिन की बात करते हैं। जो विटामिन है यहाँ पर इसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, आपके बॉडी के फंक्शंस के लिए विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपका फ्रूट से मिल जाता है, वेजिटेबल से मिल जाते हैं। अब जैसे मुझे जो है विटामिन B12 की कमी हो गई थी। अब एक लंबे टाइम तक जब आप हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे विटामिन की कमी हो सकती है। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते हुए खान पान का कभी ध्यान उतना रह नहीं पाता। आप बाहर जब लॉज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज वगैरह करते हैं, तो हमारे साथ भी यही हुआ कि हम नहीं खा पाए। तो कुछ उनमें से कुछ ऐसे विटामिन में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। जब हमने बाद में जाके इसको चेकअप कराया रिसेंटली, कुछ वर्ष साल पहले, तो मुझे पता चला इसका साइड इफेक्ट बताऊं, जो मेरे आंखों पे चश्मा चढ़ा है इसका एक बड़ा रोल है। अगर मैं उस टाइम पे खाने पीने पे ध्यान देता, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, या बॉडी चेकअप करवाता या इसको मेंटेन करके रखता, तो विटामिन B12 आपकी आंखों पर भी असर डालता है, आपके नर्वस सिस्टम पे असर डालता है, आपको थका सा रखता है। मुझे भी थकान सा लगता था, बहुत ज़्यादा लगता था, इतना खाना पीना खाता फिर क्यों लगता है। तो आपके बॉडी के अंदर ये सारे विटामिन का अलग अलग रोल होता है। कई सारे विटामिन आपकी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारे विटामिन आपके स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से कुछ विटामिन इस तरह के जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको खाना शुरू किया है, बॉडी के अंदर चीज़ें ठीक हुई तो अब सब ठीक है। अब देखिए मिनरल्स की बात करते हैं, तो लिखा है बोन स्ट्रेंथ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब मिनरल्स क्या करता है, आपकी हड्डियों की मजबूती देता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे आपका कैल्शियम है, आपका आयरन है, आपका आयोडीन है, ये बॉडी के अंदर होना चाहिए। अब आपका आयरन है ना, तो अब उससे क्या है कि हेमोग्लोबिन जो है मेंटेन रहता है। हेमोग्लोबिन के क्या काम होता है, तो आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है हेमोग्लोबिन, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको, कैल्शियम से हड्डियों की मजबूती मिलती है आपको। वाटर की बात करते हैं, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, एड्स डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कई लोग पानी कम पीते हैं तो पथरी की समस्या, स्टोन की प्रॉब्लम उनके आ जाती है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी आपको पीना है। साथ ही साथ जो हम खाना खाते हैं उसको भी
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फ्लो नहीं बन पाएगा ना जब वाटर नहीं होगा। तो बात को समझिए, यहाँ पे कितना पानी पीना चाहिए डिपेंड करता है, एक कैलकुलेशन होता है उसका, इसके अकॉर्डिंग आपको बताता है कि इतना पानी आपको पीना चाहिए। एक नॉर्मल ये है कि आप ये मान के चलो 1 लीटर पानी 4 गिलास के बराबर होता है, तो एटलीस्ट पूरे दिन भर में 2 लीटर पानी तो इंसान को पी लेना चाहिए, मतलब 8 गिलास पानी के आसपास आपको नॉर्मल पीना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि अब मौसम ठंडा वगैरह तो उतना आदमी नहीं पी पाता है, आप मान लीजिए 6 गिलास 7 गिलास नॉर्मल आपको पीना ही पीना 8 गिलास के आसपास आपके बॉडी के अंदर, जिससे कि चीज़ें रहे आपका। क्योंकि आप जब आगे पढ़ेंगे किडनी के बारे में कि आपकी जो किडनी है वो आपकी जो बेकार चीज़ें बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालता है, एक्सक्रेट करता है। तो कैसे एक्सक्रेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक सवाल आता है बैलेंस डाइट का, कि बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर वो पूरा बैलेंस डाइट है। सोचो, हमारे यहाँ खान पान में हम चावल भी खाते हैं, हम रोटी भी खाते हैं, हरी सब्जियाँ भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, हमारे यहाँ दूध भी पिया जाता है, जो नॉनवेज खाते हैं अंडे वगैरह भी खाते हैं, एकदम पूरा बैलेंस डाइट है। क्या हमारे डाइट में रोज के खान पान में कभी आपने पिज्ज़ा बर्गर मोमोज चाउमीन का नाम सुना है? आपने नहीं सुना हो, है ना। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो बैलेंस डाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लिखा है अ डाइट कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन। देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि हमें ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, लेकिन राइट प्रोपोर्शन में चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब मान लो फैट हमें चाहिए अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, हम खूब फैट लिए जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। अगर आप अननेसेसरी ज्यादा लोगे, कम लोगे तो भी दिक्कत, ज्यादा लोगे तो भी दिक्कत, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, प्रिवेंट्स न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज एंड मेंटेन्स गुड हेल्थ। तो अगर आपको गुड हेल्थ रखना है तो आपको न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। विदाउट न्यूट्रिशन कैसे गुड हेल्थ होगा? अरे एक ही तो जिंदगी मिली है, पिछले जन्म में क्या थे पता नहीं, अगले जन्म में क्या रहोगे पता नहीं, गलत खान पान खाते रहोगे, दांत वात समय से पहले निकल जाएंगे, बाल बाल समय से पहले उड़ जाएंगे, आंखों पे चश्मा आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, क्या जिंदगी जियोगे। कई लोग की बीमारी हो जाती है, अभी जो डायबिटीज हो गया, सामने रसगुल्ला रखा हुआ मिठाई रखा, खा ही नहीं पाओगे। तो भाई ऐसी नौबत ही हम क्यों आने थे? बताओ क्यों आने थे ऐसी नौबत? अगर आप एक देखो, आपको ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अपने बॉडी के बारे में अवेयर रहिए और अपने घर के लोगों को भी आप अवेयर रखिए। पढ़ाई का मतलब मैंने कहा ना केवल बोर्ड एग्जाम में लिखना और नंबर लाना नहीं है, नो। पढ़ाई का मतलब है कि आपको इस लायक बनना है कि आप अपने जीवन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस बात को समझिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन, जिसमें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की बात करेंगे। अब हमें यह समझना है बेसिकली कि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम होता है। इस पूरे सिस्टम में ध्यान से देखिए तो आपको एक बात समझ में आएगा कि आपका ये माउथ हो गया, मतलब यहां से आपका फूड इंजेक्ट होता है, यहां से आपका फूड इंजेक्ट होता है। इसके बाद जो है ये आपका ओसोफोगस होता है, यानी इसको फूड पाइप कहते हैं। यहां से ये आपसे होते हुए ये पहुंचता है यहाँ पे दिस वन, और ये स्टोमिक कहते हैं। स्टोमिक का यहाँ जो पिक्चर दिया है वो ऐसा दिया है कि ऊपर का हिस्सा कवर दिया और अंदर का हिस्सा विदाउट कवर दिया है, ताकि आप ये देख पाएं एक्चुअली में स्टोमिक कैसा दिखता है। इस बात को समझिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि मतलब ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, यानी हमारे दांत होते हैं, हम भले चबाते हैं च्यू करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आपका स्लाइवा होता है, वो उसको और हेल्प करता है ना, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में चबाने में। एंड देन आफ्टर जो है फिर यहाँ से ये आता है। तो स्लाइवा का मेन रोल तो खैर है ही है, फिर यहाँ पर आता है। तो देखिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या काम हो रहा है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। डाइजेशन एक मजबूरी है। अब मान लो हमने एक एप्पल खाया, तो हमने एप्पल खाया, तो ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं कि यहाँ एप्पल लिया और यहाँ मुंह में सटा दिया, ऐसा टच कर दिया और वो अपने आप गायब हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नॉट पॉसिबल। भाई सबसे पहले एप्पल को हमें खाना होगा, हम मुंह में उसे चबाएंगे, और अल्टीमेट देखो छोटे छोटे टुकड़े में करने का प्रोसेस यहीं से दे दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ऊपर वाला कभी हमें दांत नहीं देता। दांत में भी कई वेराइटी होते हैं, टीथ्स में।
तो दांतों का अपना रोल है कि उसको सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं हम लोग। कई लोग जो बिना चबाए खाना खा लेते हैं, निगल लेते हैं, उनका डाइजेशन सही नहीं हो। तो सबसे पहला जो समझिए कि डाइजेशन का मतलब यही है कि अल्टीमेट मैं आपको बता रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते, मतलब यहाँ यही स्टोमिक में ही आप देखेंगे कि इसको बहुत सारे स्मॉल ब्रेक डाउन, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है यहाँ पे। तो कुछ प्रोसेस को यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझते हैं ताकि आप इसको सही से समझ पाए। देखिए, सबसे पहले ये अपना माउथ हो गया, यानी अपने मुंह में हमने जो है क्या लिया, जो भी फूड वगैरह लिया, ये जो है ना, आप देखिए एसोफेगस पाइप में गया और यहाँ जाने के बाद वो पहुंचता है अपने स्टोमिक में। स्टोमिक में जो भी खाना डिपेंड करता है 2 घंटे 3 घंटे के आसपास जो भी रहेगा वहाँ स्टे करता है, और उसके बाद जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, आप ये मान के चलिए कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ऐसा है कि 6.5 मीटर के आसपास का लगभग होता है। नॉर्मल एक साड़ी की लंबाई के बराबर आप मान सकते हैं, इतना बड़ा होता है। और इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर हम समझाएंगे आपको कैसे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद फर्दर वो फिर बाहर निकल जाता है अपना जो भी चीज़ें यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है, ये आया एसोफेगस में, इसके बाद स्टोमिक में आया। स्टोमिक में जब आते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और साथ ही साथ यहाँ विलाई होते हैं, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेक डाउन करता है हमारे फूड को। और यहाँ पर जो भी घंटे में बता रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी स्टे करना होगा यहाँ पर स्टे करेगा, और स्टे करने के बाद यहाँ पर फूड को आपको ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा किया जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेक डाउन होता है हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एमाइलेज कहते हैं, यानी ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्ट यहीं पे हो जाता है। और स्टोमिक के अंदर ये पेप्सिन होता है, ये क्या करता है, ब्रेक प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बड़ा हैवी स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन आपको यहाँ पर हेल्प करता है। तो स्टोमिक के अंदर 2-3 घंटे जो भी रहे यहाँ पर रहेगा, उसके बाद छोटा छोटा होगा, फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी तक आप ध्यान से देखो, जो हमारा फूड है केवल ब्रेक डाउन ही हो रहा है ना, हमने अपने फूड से कोई एनर्जी अभी तक नहीं लिया है। अब उसके बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचेगा, तो उसकी दीवारों से जब टच होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वॉल्स होते हैं, वहां से गुजरने वाले फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई इधर कहाँ जा रहा है, इधर आ जाओ, उसको खींच के निकाल लेता है, उसको ले लिया जाता है। वो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसने 6.5 मीटर के आसपास की लंबाई दिया, कि कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना। वो अलग बात है कि आज के लोग जो है मैदा खा खा के, चाउमीन में मैदा होता है, आप बहुत सारे बिस्किट्स खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, वहां मैदा पाया जाता है, गंदे गंदे तेल हम लोग खाते हैं, तो जो दीवारें पे जाके चिपक जाता है वो, और उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कम हो जाती है। तो वो कहते हैं कई लोग कि हम खाते पीते हैं, शरीर में लगता ही नहीं है। तो कहाँ से आपके शरीर में लगेगा, आप मुझे बताओ। आपने जो खाना खाया पहुंचा स्टोमिक में, स्टोमिक तो कुछ नहीं कर रहा है, खाली उसको छोटे छोटे ब्रेक कर रहा है ना। अभी मेन काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, वहीं से एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर वो सेल्स को भेजा जाएगा, सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो भाई आपके बॉडी में एनर्जी तब बनेगी ना जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से वर्क करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना जरूरी है। बट हम तो अनहेल्दी रख रहे हैं, हम तो गलत चीजें खा रहे हैं। वो तो शुगर बनाओ 6.5 मीटर के आसपास का है, तो एक एज तक, मतलब आदमी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पेट खराब होते होते, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, टाइम लगता है, बट हमें इन चीजों से बचना चाहिए थोड़ा सा। तो इसमें ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, अमाइलेज है, ये आपके पैनक्रियाज से निकलते हैं। अब ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, फैट को, स्टार्च को। आपका जो पैनक्रियाज होता है ना, ये जब ये जा रहा होता है ना, ये वाला इसके अंदर, तो यहाँ हेल्प करता है इसको। एब्जॉर्प्शन की अब बात करते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड यूजिंग विलाई, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट है इजेशन, यानी वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्चुअली में देखिए 6.5 मीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बावजूद ऊपर वाले ने कहा कि यार ये आदमी बहुत मेहनत करता है, तब जाके इसको जो है खाना पीना खाता है ये। तो एक काम करते हैं, हम लार्ज इंटेस्टाइन भी दे देते हैं।
अब देखो अगर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं दिया जाता तब भी आदमी जिंदा रहता, ऐसा थोड़ी कि कुछ हो जाता है। लेकिन क्या है कि इसके दो फंक्शन हो गया, एक तो ये कि जो बचा खुचा आया यहां से ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से बच कुछ गया, अब बाकी एनएस के जरिए वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से अल्टीमेट पूरी कोशिश है कि आपके बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स खाएं, जो भी फूड खाएं, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से आपके उन सारे सेल्स तक पहुंच सके। हमारा बॉडी के जितना हिस्सा दिख रहा है सब सेल से बना हुआ है, और हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली घर भी बोलते हैं, किचन भी आप कह सकते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है यहाँ पे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यही वाला डायग्राम यहाँ से दिया, एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है, पूरा सेट होता है हमारे बॉडी के अंदर ये, है ना। और ये देखिए लीवर होता है यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर, ये लीवर बहुत बड़ा ग्लैंड इसको बोलते हैं, 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg, 1.5 kg का होता है। और ये भी एक बड़ा रोल होता है क्योंकि बिना मतलब लीवर के सपोर्ट के आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका एक बड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें स्टोर भी किया जाता है, जो भी आप यहाँ पर है ना स्टोर करने का काम करता है। तो जिन लोगों का लीवर खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है फिर। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाइजेशन का बताया यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, यहाँ बात करेंगे यहाँ पर। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले मैं आपको रेस्पिरेशन बेसिकली बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे। जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अपने बॉडी के अंदर जो है हमारे यहाँ लंग्स होते हैं। अब ये जो लंग्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं आपको, ये आपको हेल्प करते हैं आपके जो भी आप मतलब ये मान के चलो कि आप सांस ले रहे हो ना, आप ब्रीथिंग कर रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो एक्चुअली में कैसे पहुंचेगा, कहाँ, आपके सेल्स के पास। तो इसका एक सिस्टम है, आइए इसको समझते हैं। ये देखिए हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज आपको दिख रहे होंगे, दिख रहा है आपको, बहुत सारा ब्रांचेज दिख रहा है। हर ब्रांच के पास आपको इस तरीके से एल्वियोली दिखेगा। ये जो एल्वियोली होते हैं, इस एल्वियोली की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये गुब्बारे टाइप के होते हैं। अब इनकी जो वॉल्स होते हैं, दीवारें होते हैं, यहाँ से एक्सचेंज होता है। जैसे कि आप मान लो यहाँ से किसी ने नाक से ऑक्सीजन लिया, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पर आया, तो ये जो दीवारें आपको दिख रहा है यहीं से एक्सचेंज होगा। यानी कि यहाँ पर मान लो कि ये डिजिटल बोर्ड सरफेस है एल्वियोली का, और मान लो कि मैं हूं ब्लड हीमोग्लोबिन हूं और मैं आया हूं यहाँ पे ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो इसने मुझे ऑक्सीजन दे दिया, मैंने यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया। और सेम टाइम जो यहाँ पर आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को इसने फेंक दिया। मतलब हम कचरा भी कोई लेके आया है, कचरा को उधर कर दिया और ऑक्सीजन को उधर से ले लिया। तो एक्चुअली में यहाँ एक्सचेंज करने का काम होता है। जब हम सांस लेते हैं ऐसे करके, देखिए तब पूरा फूल जाता है, छोड़ते हैं डाउन हो जाता है, तो यही चीजें होती हैं जो एक्सचेंज करने का काम करता है। इसका पूरा का पूरा अगर आप हिसाब किताब देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि एक डेटा ये कहता है, डेटा था आई थिंक सो 80 मीटर स्क्वायर के आसपास था, हाँ आई थिंक 10 मीटर 80 था या 90 था, ऐसी कुछ था आई थिंक। मतलब आप ये मान के चलिए 10 मीटर की चौड़ाई आप ले लो और 8 मीटर की चौड़ाई ले लो, ब्रेथ ले लो, और मान लो लेंथ आप ले लो 10 मीटर का। इतना बड़ा अगर आप चादर बनाओगे, ठीक है, और उस पे इस सारे एल्वियोली को खोल खोल के चिपकाते जाओ, या ऐसा समझो कि इन सारे एल्वियोली को चिपटा करके जोड़ते जाएं तो इतना बड़ा चादर बन जाएगा। तो ये हमारे लंग्स में इतना हैवी आपके सारे एल्वियोलीज पाए जाते हैं जो आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे कि हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये एल्वियोलीज का काम तो हो ही गया, यहाँ पर ये चीजें हैं ऐसे ऐसे जाती है यहाँ पे, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो एक्चुअली में जो आपने फूड लिया है ना, ये फूड से एनर्जी तभी कन्वर्ट होगा जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी आप ऐसे समझिए कि आपका ये जो ग्लूकोज है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है यानी बर्न करता है, तब यहाँ CO2 बनता है, H2O बनता है और ये एनर्जी बनता है। अब कुछ बातें हमारे लिए हैं जो समझने वाली है, हमें ये समझते हैं, यहाँ पर बताते हैं। जैसे देखिए हमारा रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। कुछ रेस्पिरेशन ऐसे होते हैं, तो कुछ क्या 99% रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन के सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। या ये कह सकते हैं कि जो भी रेस्पिरेशन
ऑक्सीजन के साथ होता है, दैट विल नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज, ये हमारे बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का वर्क होता है, और ये ज्यादा इफिशियंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के रूप में। अब देखिए जो एटीपी होता है, यहाँ पर एटीपी बनता है, कहते हैं कुछ एनर्जी जो है हमारा बॉडी जो है एडीपी के रूप में डाल देता है। अब जैसे कई बार मान लो कि अब खाना हम लोग नहीं खाते हैं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया खाना वाना नहीं खा रहे हैं, तो जिंदा रहते हैं ना, तब भी हम काम करते हैं, तो कहाँ से एनर्जी मिलती है? तो जैसे कि हम जब पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसे खर्च करते हैं और कुछ पैसे सेविंग में डालते हैं, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। जो जरूरी है, जैसे कि बोलने के लिए, चलने के लिए, सांस के लिए, सोचने के लिए, जो एनर्जी चाहिए एटीपी के लिए रिलीज कर दिया जाता है, और जो बच जाता है वो एडीपी के फॉर्म में डाल देता है। अब सोचो, जैसे फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई बच्चा है वो मर रहा है, बहुत दिन से भूखा है, बिल्कुल मर रहा है, एकदम मरने वाला है, उसको दूध नहीं दे रहा है, फिर अचानक से कोई आता है, फिर उसको ऊपर से दूध पिलाता है, फिर वो जिंदा हो जाता है। भाई इतना जल्दी ये काम नहीं होता जो फिल्मों में दिखाते हैं कि तुरंत दूध पिलाया, तुरंत वो एकदम खड़ा हो गया कि हाँ एनर्जी आ गया। टाइम लगता है, ठीक है, जो भी टाइम लगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये समझिए कि अगर एडीपी के रूप में सेव नहीं होता एनर्जी, है ना, उसको नहीं डाला जाता, तो भाई मान लो हमने खाना खाया, एटीपी के रूप में हमने यूज कर लिया, और कभी ऐसा हुआ कि हम 2 दिन तक खाना नहीं खा पाए, अचानक से बैटरी लो, और जैसे मोबाइल बंद हो जाता ना, उसे आदमी टैंक कर जाता, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। और पता चलता कि अरे नहीं नहीं नहीं, अभी खाना खाए हैं, बस 2 घंटा बचा है, अगले 2 घंटे में मौत हो जाएगी अगर आप नहीं खाओगे, तो जल्दी से जाओ खाना खाना शुरू करो, ये हालत हो जाती है। तो ये चीजें सोचो, ऊपर वाले ने कितना दिमाग से शरीर बनाया है, एक एक चीज पार्टिकुलर चीज को सोचा है कि नहीं नहीं नहीं, एटीपी तो है ही है, एडीपी भी बना दो, कुछ को सेव में डाल दो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर है 36 एटीपी हमारे यहाँ बनता है, जो अच्छा खासा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनता है यहाँ पे। एनाएरोबिक की जब हम बात करते हैं, एनाएरोबिक में क्या होता है कि आपका लैक्टिक एसिड बनता है यहाँ पर, और एनर्जी बनता है, बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पर बनता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अच्छा, ये हमारे मसल्स में पाया जाता है, नहीं हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। अब बात को समझिए, यहाँ पर आप फील करो एक्चुअली में, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, जब आप दौड़ रहे होते हैं, तो क्यों हाँफने लगते हैं? आप इसलिए हाँफते हैं कि आपके घर में मान लो 1 गैस सिलेंडर है, आप 4 लोग घर में, आपके अकॉर्डिंग बनेगा, समझ रहे हो। घर में मान लो 20 लोग आ गया, 25 लोग आ गया, 30 लोग आ गया, तो एक और गैस सिलेंडर लाना, समझ रहे हैं बात को। तो भाई जितना ज्यादा लोग होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा फूड चाहिए, उतना ज्यादा खाना बनाएंगे। तो ऑक्सीजन बेसिकली गैस सिलेंडर की तरह है। अभी मैं नॉर्मल बैलेंस तरीके से बोल रहा हूँ, खड़ा हूँ, आपके सामने हूँ, तो भाई उतनी ही एनर्जी की जरूरत है, मुझे जितना चाहिए उतना ही ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं ज्यादा दौड़ना शुरू करूंगा तो हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप कम टाइम में ज्यादा एनर्जी खर्च करना शुरू कर देते हैं। अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप थकते हैं ना, आप दौड़ते हैं तो कम ही टाइम में, तो अब जो पांव होता है वो क्रैम्प कैसे आ जाता है, तो आप क्या होता है एकदम दौड़ना शुरू कर रहे हैं, अब पांव बोल रहा है आपसे कि मालिक आप क्या कर रहे हैं, अरे यहाँ एनर्जी उस तरह से पहुंच ही नहीं पा रहा जिस तरीके से आप मुझे दौड़ा रहे हो, और आप कहते हो चुपचाप तुम दौड़ते रहो। तो वो कहता है यार ऐसे नहीं होगा। वहां के जो सेल्स बोलता है, जो किचन में होता है, बोलता है अरे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ाओ। जब तक ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि एनर्जी तुम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसके बाद ऑर्डर दिमाग देता है नाक को, फिर फेफड़ों को देता है, फिर हम ज्यादा ऐसे एकदम ज्यादा तेज तेज से खींचते हैं हवा से ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। फिर भी एक लिमिट होता है ना ऑक्सीजन लेने का, तब भी करते 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 आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। एंड दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि हाँ वहां पर क्रैम्प आ गया, मतलब लैक्टिक एसिड बन गया है। अब जैसे ही लैक्टिक एसिड बना वहां दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसको तेल वेल लगाते हैं, उसको थोड़ा सा रिलीज करते हैं, फिर वहां से जब लैक्टिक एसिड हटता है तो फिर हमें रिलीफ मिलता है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर है। बाकी तो आप पढ़ेंगे फर्मेंटेशन वगैरह यहाँ पे, कैसे यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है यहाँ पे। अच्छा, आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करते हैं। ये आपका नोज हो गया, जो आपका नाक होता है, ये आपका ट्रैकिया हो गया, एंड ट्रैकिया के बाद आपका जैसे नोज हो गया, फिर ट्रैकिया हो गया, फिर आपका यहाँ पर आपका लंग्स आ गया यहाँ पे, है ना। नोज है, ट्रैकिया है, आपका लंग्स है यहाँ पे, फिर एल्वियोली आपका हो गया जो गैस एक्सचेंज करता है यहाँ पे, और लंग्स के पास एयर सैक्स यानी एल्वियोली होते हैं जो गैस एक्सचेंज करता है ब्लड के साथ में, जो मैंने आपको समझा दिया है, बता दिया है।
आपका एक्सक्रेशन वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, जो भी एक्सक्रेशन वगैरह का सिस्टम रहेगा यहाँ पे। तो फिलहाल 2 टॉपिक हमने सीखा है, एक तो हमने डाइजेशन देखा, न्यूट्रिशन का हमने देखा, सारी चीज़ें यहाँ पे, और साथ ही साथ अभी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है बाद में देख लेंगे। रिस्पिरेशन हमने देखा कि ऐसे ऐसे काम करता है, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगली क्लास में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम उसी हिसाब से करेंगे जैसा बोर्ड एग्जाम में हमारा होना चाहिए, ठीक है।